हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, है ना। और हम बात कर रहे थे दोस्तों किसकी, मेवाड़ का इतिहास। इसमें हम पढ़ चुके थे महाराणा उदय सिंह, ठीक है। और महाराणा उदय सिंह के बारे में हम पढ़ चुके थे कि महाराणा उदय सिंह ने किस प्रकार से मेवाड़ में शासन किया। और उसमें आज हम बात करेंगे आगे कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं, महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप, है ना। सॉरी दोस्तों, जो महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं कौन, महाराणा प्रताप, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। महाराणा उदय सिंह के बारे में थोड़ा हम और बता देता हूँ। उनके अंतिम समय में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि महाराणा उदय सिंह को पकड़ने के लिए दोस्तों जो अकबर है ना, हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह अकबर, उन्होंने दोस्तों आक्रमण किया था किस पर, मेवाड़ पर, है ना। लेकिन महाराणा उदय सिंह दोस्तों उनकी अधीनता ना स्वीकार करके जंगलों में चले गए अपने परिवार को लेकर। और वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, पीछे से अकबर का, मुग़ल बादशाह अकबर का, है ना। और बाद में ये महाराणा उदय सिंह है वो कहाँ आते हैं, गोगुंद आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। और महाराणा उदय सिंह गोगुंद आते हैं, वहीं पर दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है महाराणा उदय सिंह का। अब आगे अपन बात करेंगे उनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, है ना। और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने पढ़ा था किसका, महाराणा उदय सिंह, ठीक है। महाराणा उदय सिंह की दोस्तों दो पत्नियां थी। एक का नाम था जयंताबाई, जयंताबाई, ठीक है। और एक पत्नी थी रानी बटियाणी, रानी बटियाणी, ठीक है। देखिए एक मिनट दोस्तों, धीरबाई बटियाणी, क्या नाम था, पूरा नाम था दोस्तों धीरबाई बटियाणी, ठीक है। ये फिर ये रानी कौन थी दोस्तों, महाराणा उदय सिंह की धीरबाई बटियाणी थी। इनका पुत्र हुआ था दोस्तों, उसका नाम था जगमाल, ठीक है। और जयंताबाई का जो पुत्र थे वो दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था महाराणा प्रताप, जिसे बिल्लों के क्षेत्र में क्या कहा गया, किक्का या किक्कू, किक्का या किक्कू कहा गया, ठीक है। दूसरा इनका महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, ओके दोस्तों। देखिए आगे क्या हुआ, कहा जाता है कि उदय सिंह अपने शासनकाल में ही इस जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये बड़ा पुत्र था, कौन, जगमाल, ठीक है। लेकिन दोस्तों उत्तराधिकारी या फिर उनके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप। वो किस प्रकार बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप ये महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, कहाँ पर दोस्तों, गोगुंदा में, कहाँ पर हुई, गोगुंदा में। तब दोस्तों कहा जाता है कि एक राजपूतों की प्रथा थी, जब उत्तराधिकारी बनता है कोई भी, तब दोस्तों अपने पिता की जो अंतिम संस्कार है वहाँ पर वो उत्तराधिकारी नहीं जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह अपने पिता की संस्कार में, अंतिम संस्कार में गए थे। कौन दोस्तों, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह और इनकी माता जयंताबाई, ठीक है। और इनके साथ और कौन गए थे, जयंताबाई का पिता अखेराज सोनगरा, ठीक है। इनकी महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे,
और इनका महाराणा प्रताप की पत्नी के पिता रामरख पंवार वो भी इनके साथ गए थे। कुछ सैनिक कुछ सरदार गए थे। कहाँ पर गए थे? महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में गए थे। लेकिन गए कौन नहीं थे? धीर भाई भटियाणी और जगमाल नहीं गए थे अंतिम संस्कार में। तब कहा जाता है कि धीर भाई भटियाणी ने कुछ सैनिकों को और सरदारों को अपने अधीन करके, अपने वश में करके, अपने जगमाल पुत्र को यहाँ पर क्या करवा देते हैं? राज्याभिषेक करवा देते हैं। कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ में। लेकिन चित्तौड़गढ़ पर तो अधिकार किसका हो गया है? अकबर का हो गया है। अब मेवाड़ में दूसरा ध्रुव कौन सा बचा हुआ है? कुंभलगढ़ में किसका राज्याभिषेक करवा देते हैं? धीर भाई भटियाणी अपने पुत्र जगमाल का राज्याभिषेक करवा देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों? ये सब महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, जयंता बाई और इनका पिता था जयंता बाई का अखीराज सोनगरा, है ना, इनकी पत्नी महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे, वो सब बाद में कहाँ आती है? कुंभलगढ़ महलों में आते हैं। अंतिम संस्कार के बाद सभी व्यक्ति आते हैं। तब कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाते हैं, कहाँ पर है? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप के जो जयंता बाई के पिता हैं, कौन? अखीराज सोनगरा। ये अखीराज सोनगरा हैं। ये दोस्तों अपने अंगूठे को काट कर दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। कौन दोस्तों? अखीराज सोनगरा, जो कौन थे दोस्तों? जयंता बाई के पिता थे, है ना। और बाद में इनके जो तलवार बांधते हैं, है ना, तलवार कौन बांधते हैं? इनके सेनापति महाराणा उदय सिंह के सेनापति कृष्ण रावत। कौन है दोस्तों? देखिए, कृष्णदास चुंडावत हैं। वो महाराणा प्रताप के क्या बांधते हैं? तलवार बांधते हैं। और इनके ऊपर जो मुकुट है वो जगमाल से छीनकर कौन लेके आते हैं दोस्तों? महाराणा प्रताप के ससुर रामरख पंवार क्या करते हैं? जगमाल से मुकुट छीनकर किसके सिर पर ताज पहना देते हैं? इस महाराणा प्रताप के सिर के ऊपर ताज पहना देते हैं। कौन दोस्तों? रामरख पंवार कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप के ससुर हैं। वो दोस्तों इस जगमाल से मुकुट छीनकर महाराणा प्रताप के सर पर ताज पहना देते हैं। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तब बाद में क्या होता है? ये जगमाल क्या करते हैं? जगमाल नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? अकबर की सेवा में चले जाते हैं। अकबर की सेवा में चले जाते हैं। कौन? जगमाल। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनसे मुकुट छीन लिया है ना, यहाँ से नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होकर अकबर की सेवा में चले गए हैं। वहाँ पर दोस्तों कालांतर में बाद में आगरा में जाते हैं। कौन दोस्तों? जगमाल। वहाँ पर कालांतर में कहा जाता है 1583 में एक युद्ध होता है, दातानी का युद्ध। उस दातानी के युद्ध में दोस्तों राव सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। कौन? जगमाल, है ना। कालांतर में दोस्तों वहाँ सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीरगति को पराजित हो जाते हैं, है ना, शहीद हो जाते हैं। कौन? जगमाल, है ना। ये रूस कर कहाँ चला गया? आगरा में अकबर की सेवा में चले गए थे। देखिए आगे क्या होता है। अब शासक कौन बन चुके हैं? महाराणा प्रताप। और इनका प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हो गया है? गोगुंदा में। लेकिन विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है। देखिए इस प्रकार से दोस्तों खूनी संघर्ष में इनका राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। अब शासक बन चुके हैं महाराणा प्रताप। इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे कि महाराणा प्रताप का जन्म और कहाँ हुआ, कब हुआ। देखिए बात करते हैं महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, है ना। ये दोस्तों इनका जन्म है वो कब होता है? 9 मई 1540। 9 मई 1540 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और दुर्ग है जिसको क्या कहा गया है? लघु दुर्ग, कटार दुर्ग कहा गया है। कटार दुर्ग या इसे लघु कटार दुर्ग कहा गया है
ठीक है। इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है, भीतर है, ठीक है। और कटार दुर्ग के अंदर एक महल है जिसे कहा गया है बादल महल। बादल महल, इसी बादल महल के अंदर भीतर क्या है, जूना कचहरी। जूना कचहरी, जूना कचहरी है। यहाँ पर दोस्तों इस जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। देखिए महाराणा प्रताप की जो जयंती बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है। देखिए महाराणा प्रताप की जयंती है वो कब बनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती बनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है, तो हल्दी घाटी में मनाई जाती है। हल्दी घाटी, याद रखना महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और कहाँ मनाई जाती है, हल्दी घाटी में मनाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग। इस कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है बादल महल। बादल महल में एक जूना कचहरी है। यहाँ पर दोस्तों जन्म होता है किसका, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, ठीक है। देखिए इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम दोस्तों क्या है, किक्का या किक्कू, किक्का या इसको किक्कू कहते हैं। जो कि क्या है, एक छोटे बच्चे को, है ना, छोटे बच्चे का शब्द है ना, किक्कू या किक्का या किक्कू छोटे बच्चे का शब्द है, ठीक है। ये कहाँ का आ गया, ये बिलों के बीच में रहते थे, है ना, जब बचपन में थे तब इनको ये नाम दिया था, बिलों के क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस प्रकार से हुआ। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया। ये तो प्रथम बार राज्याभिषेक हो गया इसका। कहाँ पर दोस्तों, ये प्रथम बार राज्याभिषेक, प्रथम बार राज्याभिषेक तो कहाँ हुआ दोस्तों, याद रखना है, गोगुंदा में। क्लियर है, गोगुंदा में होता है। और दूसरी बार राज्याभिषेक होता है वो कहाँ होता है, 2 बार राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ होता है, राज्याभिषेक वो होता है दोस्तों कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। इसके अंदर याद रखना दोस्तों, इस दूसरे राज्याभिषेक में दोस्तों एक शासक आते हैं, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन दोस्तों, जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो यहाँ पर आए थे इनके राज्याभिषेक में, है ना, राज्याभिषेक किया था तब आए थे। कौन, राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के शासक थे, राव चंद्रसेन। याद रखना दोस्तों, राव चंद्रसेन आए थे मारवाड़ से, ठीक है। ये दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा में। दूसरा कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों, 1 मार्च 1572 में। 1 मार्च 1572 में इनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। यहाँ तक क्लियर है। 1 मिनट दोस्तों, चलो चलने दो। देखिए आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की सामान्य परिचय की, मैंने आपको बता ही दिया है कुछ सामान्य परिचय। अगर आप दूसरी बार बात करें, जैसे कि जन्म कब होता है दोस्तों, 1540 में, 9 मई 1540 में, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक, ये राज्याभिषेक है, ये कब होता है दोस्तों, 1572 में। क्लियर है। फिर इनकी मृत्यु कब होती है,
1597 में लगभग इनकी मृत्यु होती है 1597 में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इनकी इम्पोर्टेंट बात क्या है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है कि जब महाराणा प्रताप शासक बने थे, महाराणा प्रताप शासक बने थे तब कितनी उम्र के थे, महाराणा प्रताप कितनी उम्र के थे। तब दोस्तों महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक बने तब कितनी उम्र के थे, 32 वर्ष की आयु में थे। वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने, मेवाड़ के शासक बने, है ना। मेवाड़ के शासक बने तब 32 वर्ष के थे। कौन दोस्तों, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे, यहाँ से देख सकते हो आप। अब आगे क्वेश्चन आता है कि जब महाराणा प्रताप शासक बन गए थे 1572 में, तब दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, 1597 में। अब पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक शासन किया था, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो 1572 से 97, 25 वर्षों तक दोस्तों क्या किया था, तक शासन किया था। किसने दोस्तों, महाराणा प्रताप ने। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तब महाराणा प्रताप की आयु क्या थी, महाराणा प्रताप की आयु क्या थी। तब याद रखना 57 वर्ष की आयु थी। 57 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बारडोली या बांडोली, है ना, जो भी है बारडोली, ये कहाँ पर है, चावंड में है। चावंड में इनकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। देखिए इनका राज्य, इनका जन्म है वो तो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक 2 जगह हुआ था, एक तो दोस्तों गोगुंदा में हुआ था, दूसरा इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ से यहीं से दोस्तों इन्होंने अपने शासन जो प्रारंभ किया था, शासन की शुरुआत की थी, वो कहाँ से की थी, कुंभलगढ़ दुर्ग से की थी, है ना। विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका दूसरा राज्याभिषेक करवाया गया। किसका, महाराणा प्रताप का। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों इन्होंने जो प्रारंभिक राजधानी बनाई वो किसको बनाया, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, ये प्रारंभिक राजधानी बनाया है वो किसको बनाया था दोस्तों इन्होंने, वो आपको याद रखना है ना। वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया था प्रारंभिक राजधानी। किसको बनाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को प्रारंभिक राजधानी बनाया, यहीं से दोस्तों इन्होंने अपने शासन की शुरुआत की थी। और दूसरी राजधानी किसको बनाया, अपने शासनकाल में महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में दूसरी राजधानी वो किसको बनाया, चावंड को बनाया। किसको, चावंड को बनाया किसने दोस्तों, महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने 2 राजधानी बनाई, प्रारंभिक राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग थी और दूसरी राजधानी इनकी चावंड रही। ठीक है, ये यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है, विवाह, महाराणा प्रताप का विवाह होता है वो दोस्तों किसके साथ होता है, अजबदे के साथ विवाह होता है। ये अजबदे कौन थी दोस्तों, ये रामरख पंवार की पुत्री थी। रामरख पंवार की क्या थी, पुत्री थी। कौन, अजबदे। इस अजबदे के साथ किसकी शादी होती है, महाराणा प्रताप की शादी होती है अजबदे के साथ। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की। देखिए महाराणा प्रताप दोस्तों अपन बात करें, ये कहाँ थे, मेवाड़ में शासक थे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग था,
है ना, जो कि मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, जिसके ऊपर अधिकार किसका हो गया दोस्तों, अकबर का अधिकार हो गया था। जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अकबर ने यहाँ पर मेवाड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था, किसके समय दोस्तों, महाराणा उदय सिंह के समय। लेकिन दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो जंगलों में चले गए थे। पीछे से दोस्तों अकबर ने क्या किया, इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। क्लियर है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग है मेवाड़ में, इसका नाम था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, है ना। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन किसका राज्याभिषेक होता है, यहाँ से शासन की शुरुआत कौन करते हैं, महाराणा प्रताप। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों अधिकार किसका हो गया है, अकबर का। इधर हिंदू शासक थे अकबर, है ना। अकबर ने क्या किया दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करके खुद कहाँ चले गए, वापस आगरा चले गए। आसफ खां को यहाँ का शासक बनाकर आगरा चले गए, किलेदार बना दिया किसको, आसफ खां को, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। और खुद कहाँ चले गए, वापस आगरा चले गए। ठीक है। और मेवाड़ में एक दुर्ग बचा है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसके अंदर कौन है दोस्तों, महाराणा प्रताप। इसके अंदर यहाँ पर शासक कौन है, महाराणा प्रताप। क्लियर है। अब दोस्तों क्या होता है, इधर एक स्थान है गोगुंदा, क्या बचा हुआ है, गोगुंदा, गोगुंदा बचा हुआ है। क्लियर है ना। देखिए आगे क्या होता है, इस गोगुंदा में आपको पता है महाराणा उदय सिंह की क्या होती है, मृत्यु होती है। देखिए अब आगे क्या होता है, अकबर ने सोचा कि पहले जब मेवाड़ पर हमने आक्रमण किया तब दोस्तों मेवाड़ के शासकों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना। लेकिन दोस्तों आपको पता है इस समय जितने भी मारवाड़ के शासक थे, राजचंद्र सेन को छोड़कर जितने मारवाड़ के शासक थे अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। और ये अकबर चाहता था कि मेवाड़ के भी शासक हमारी अधीनता स्वीकार करें, है ना। अब इन्होंने सोचा, उदय सिंह ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन इनके उत्तराधिकारी, इनके पुत्र, वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, देखिए अकबर ने इस महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दो रास्ते खोजे। एक तो अकबर के पास अधीनता स्वीकार करवाने के रास्ता था कि सैन्य अभियान से सैनिकों के आक्रमण करके अकबर इस महाराणा प्रताप को पराजित किया जाए, है ना, हरा दिया जाए और इसको बंदी बना लिया जाए जीवित, या फिर इसको मार दिया जाए, अधीनता स्वीकार करवाई जाए। एक तो ये रास्ता था अकबर के पास। दूसरा रास्ता क्या था कि इसको बहुत ही प्रेम से समझाकर, शिष्टमंडल भेजकर इस अकबर को, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा सकते हैं। तब दोस्तों कहा जाता है कि इस अकबर ने सोचा कि क्यों ना हम इस युद्ध ना करके एक शिष्टमंडल प्यार से भिजवाकर हम अधीनता स्वीकार करवा लें, किससे, महाराणा प्रताप से। तब दोस्तों कहा जाता है कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल क्यों भेजे, कितने भेजे, 4 भेजे। क्यों भेजे, क्योंकि दोस्तों इस महाराणा प्रताप को क्या करना चाहते थे, अकबर अपने अधीन करना चाहते थे, है ना। अकबर अपने अधीन करना चाहते थे, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अंतिम तक इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। देखिए किस किस को भेजा, यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है और पूछे भी जाते हैं, बार बार पूछा जाता है। देखिए किसको भेजा, सर्वप्रथम जो शासक आते हैं, सर्वप्रथम इनके सैनिक आते हैं अकबर के, जिसका नाम है जलाल खां कोची। जलाल खां कोची, जलाल खां कोची को भेजते हैं। कब भेजते हैं, 1572 में। याद रखना, इसकी ट्रिक भी है अपने पास, लेकिन आपको याद रखना जलाल खां कोची को भेजते हैं इस अकबर के शिष्टमंडल में, है ना। अकबर के महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं, महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं जलाल खां कोची को, कौन, अकबर। तब कहा जाता है कि ये जलाल खां कोची आते हैं महाराणा प्रताप के दरबार में और महाराणा प्रताप को कहते हैं आप अकबर की क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन दोस्तों कहा जाता है इस महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और ये जलाल खां वापस चला गया। फिर इनके बाद कौन आते हैं, मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह, इन्होंने सोचा अकबर ने क्यों ना हम एक, ये भी राजपूत हैं और ये भी राजपूत है,
है ना, जो अकबर के सेनापति थे मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, ये भी राजपूत और ये भी राजपूत। अकबर ने सोचा ये राजपूत है तो राजपूतों की बात मानेगा कौन, महाराणा प्रताप। तब मिर्जा राजा मानसिंह आते हैं किसके पास, महाराणा प्रताप के पास। कहा जाता है कि अबुल फजल ने तो दोस्तों अकबर आईने अकबरी में, है ना, आईने अकबरी में लिखा है कि मिर्जा राजा जो महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई है वो कहाँ पर हुई है, गोगुंदा में हुई है, ठीक है। और जो अपने राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, इनकी जो मुलाकात हुई है महाराणा प्रताप और मिर्जा राजा मानसिंह की, वो कहाँ पर हुई है, उदय सागर झील के किनारे हुई है। वो कब हुई थी, 1573 में, 1573 ईस्वी में इनकी मुलाकात होती है। तब क्या होता है, जब मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं पूरा दिन चलते हैं हाथी पर सवारी, है ना, हाथी पे आते हैं, लगभग शाम का टाइम हो जाता है, 3 बज जाते हैं। कहा जाता है जब हाथी से उतरकर महाराणा प्रताप के महलों में चले जाते हैं और शाम को जब खाने का समय होता है तब कहा जाता है महाराणा प्रताप तो इस खाने के समय नहीं आते हैं, लेकिन इनका महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जब खाने के समय होता है तब मिर्जा राजा मानसिंह के साथ खाना खाने बैठते हैं। तब कहते हैं कि मिर्जा राजा को ये क्या लगा, अच्छा नहीं लगा। इन्होंने सोचा कि एक शासक के साथ एक शासक ही खाना खाता है, लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप नहीं आए थे। कहा जाता है कौन आए थे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। तब इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा अमर सिंह को कि आपके पिता क्यों नहीं आए हैं। तब अमर सिंह ने कहा कि हमारे पिता का क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं आए। तब मिर्जा राजा गुस्से से उठकर और वापस चले गए। तब जाते समय क्या कहा इन्होंने, मिर्जा राजा मानसिंह ने अमर सिंह को कहा आप हल्दी घाटी में अपने पिता की सिर दर्द की टेबलेट लेकर आना। तब कहा जाता है अमर सिंह भी कुछ बहुत अच्छे लड़के थे, है ना, शक्तिशाली थे, और कहा जाता है कि उसका जवाब अमर सिंह ने बहुत ही कठोरता से दिया। अमर सिंह ने क्या कहा, इस मानसिंह को कहा कि आप जब हल्दी घाटी के युद्ध में आओ तब अपने फूफा जी को साथ में लेकर आना, मैं इंजेक्शन लेके आऊँगा जो आपके फूफा जी के दिमाग में अधीनता स्वीकार करवाने का कीड़ा है, उसका इंजेक्शन लेकर आऊँगा, ठीक है। तब कहा जाता है ये मिर्जा राजा मानसिंह क्रोधित होकर यहाँ से चले जाते हैं वापस आगरा में अकबर के पास। वहाँ पर क्रोधित होते हैं अकबर के पास कौन, मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि जब मेरे को ये टेढ़ी तलवार दी आपने तब मुझे सिद्धि करने के लिए कोई बंदा क्यों नहीं दिया। कहते हैं कि अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं अकबर को वहीं से अपने अधीन करके मैं आपके चरणों में लेकर आता। कौन कहते हैं, मिर्जा राजा मानसिंह। लेकिन दोस्तों अकबर चाहते थे कि किसी भी प्रकार सा युद्ध न किया जाए, है ना, बहुत ही प्रेम से अधीनता स्वीकार कराएंगे, किससे दोस्तों, महाराणा प्रताप से। बाद में मिर्जा राजा मानसिंह के पिता भगवंत दास, इसी को ही बाद में भगवान दास भी कहते हैं, है ना, भगवंत दास को भेजते हैं 1573 में। इसी कारण 1573 में किसको भेजते हैं, भगवंत दास को, है ना। कहा जाता है कि ये भगवंत दास भी आए थे महाराणा प्रताप को समझाने कि आप अकबर के अधीनता स्वीकार कर लो। आपको मैंने दोस्तों एक पहले बताया था कि जब अकबर ने मेवाड़ की धरती पर आक्रमण किया था तब दोस्तों आपको पता है भगवंत दास ने कत्लेआम जारी करवाया था अकबर से, है ना। भगवंत दास ने कहा था कि इस मेवाड़ में कत्लेआम जारी करो। उसी बात का जवाब देते हुए महाराणा प्रताप ने कहा तो आपने कत्लेआम जारी करवाया था और अब आप मेरे पास उसी महाराणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप को कहते हो कि इसकी अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तब कहा जाता है कि भगवंत दास वापस आ गए आगरा में। इसके बाद एक चालाकी आदमी 4 नंबर पे टोडरमल को भेजते हैं, है ना। कहा जाता है एक चालाक सेनापति था, है ना, वाकपटु था, चालाक सेनापति था। और ये दोस्तों आते हैं किसके पास, महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप को समझाने आते हैं, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए आते हैं टोडरमल 4 नंबर पे। तब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पास आते हैं टोडरमल। तब टोडरमल कहते हैं कि आप
अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताते हैं। तब कहा जाता है महाराणा प्रताप ने कहा था कि आप ऐसा करो, अकबर को बोलो, आपके शासक अकबर को बोलो कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तब इन्होंने सोचा कि ये महाराणा प्रताप हमारी बातों में नहीं आने वाला है ना, तो टोडरमल वापस आ गए। तब ये पूरे शिष्टमंडल असफल रहे महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में, है ना। तब महाराणा प्रताप ने सोचा, अकबर ने सोचा कि अब शिष्टमंडल के द्वारा नहीं, अब एक युद्ध की घोषणा करेंगे। कौन? सैन्य मंडल की स्थापना करते हैं कौन? अकबर। और एक युद्ध होगा दोस्तों इसके बाद, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। आपको पता ही है इसके बाद एक युद्ध होता है, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। और उस युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये याद होनी चाहिए दोस्तों, शिष्टमंडल चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके क्रमानुसार पूछा गया है। टोडरमल भी कब आए थे? 1573 में आए थे, याद रखना। जलाल खां 1572 में, मिर्जा राजा मानसिंह 1573 में, भगवंत दास 1573 में, टोडरमल 1573 में आए थे। ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन ये चारों क्या रहे थे? असफल रहे थे। किसको? महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में। बाद में दोस्तों अकबर क्या करेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ेंगे, है ना, सैन्य मंडल के द्वारा। तो इसकी दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में। यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ आपके बिल्कुल कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।